नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हो गया 29 जून, जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है, एक करके जानेंगे। दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें कि गलवान घाटी में ऑरेंज अलर्ट पर भारतीय सेनाएं चीन को तबाह करने के लिए एयर मिसाइल सिस्टम के साथ साथ तैनात की गई हैं और कुछ चीज़ें उसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर, चीन से जारी तनाव के बीच कश्मीर में 2 माह के लिए एलपीजी भंडारण के आदेश दिए। हम जानेंगे आखिर क्या कुछ सरकार ने बड़े आदेश दिए गए हैं, अलर्ट जारी कर दिए गए हैं जम्मू कश्मीर में। इस बीच बड़ी खबर, चीनी वायरस के खिलाफ नाकामी की वजह से खतरे में कुर्सी, नेपाल के पीएम ओली ने कहा पीएम मोदी रच रहे साजिश। जी इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच पाकिस्तान की नई चाल, गिलगित बल्टिस्तान को लेकर किया बड़ा ऐलान, जी कराने जा रहा है चुनाव। इस बीच इसके बारे में तो जानेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है। ये इंडो चाइना टेंशन के बीच आदेश मिलते ही 8 मिनट में चीन पर हमला करने के तैयार वायुसेना ने किया बड़ा ऐलान। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच पीओके को लेकर चीन को लगा बड़ा झटका, अब तक का सबसे बड़ा झटका। जी हाँ, कोरोना वायरस के बीच अरबों डॉलर का प्रोजेक्ट अटक गया है। इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर, देश दुनिया राज्य दर राज्य आंकड़े सब कुछ जाने के लिए उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश कोरोना को हराएगा और देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब भी देगा, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 5,48,000 को हुआ पार। जी हाँ, आपको बता दें कि 5,48,870 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 19,282 मामले सामने आए हैं। मृतकों की संख्या 16,487 के करीब आंकड़े हो चुके हैं। अच्छी खबर यह है कि 3,21,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में ही 11,600 के करीब लोग स्वस्थ हुए हैं। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो कल 5493 मामले सामने आए हैं, तो टोटल 1,64,000 को पार कर गए हैं। दिल्ली में कल 2890 मामले सामने आए तो टोटल 8300 के आंकड़े पार कर गए हैं। तमिलनाडु में कल 3940 मामले सामने आए तो 8200 के आंकड़े पार कर गए हैं। गुजरात में 624 मामले सामने आए तो 31,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। यूपी में कल 598 मामले सामने आए तो 22,000 के आंकड़े पार कर गए। पश्चिम बंगाल में 572 मामले सामने आए तो 17,000 के आंकड़े पार कर गए। राजस्थान में 327 मामले सामने आए तो 17,000 के आंकड़े पार कर गए। इस बीच तेलंगाना में भी 983 मामले सामने आए तो 14,000 के आंकड़े पार कर गए। इस बीच हरियाणा में 402 मामले सामने आए तो 13,800 के करीब आंकड़े हो गए। कर्नाटका में 1267 मामले सामने आए तो 13,000 के आंकड़े पार कर गए। मध्य प्रदेश में 221 मामले सामने आए तो 13,000 के आंकड़े पार कर गए, जबकि आंध्र प्रदेश में 813 मामले सामने आए तो 13,000 के आंकड़े पार कर गए। बिहार में 244 मामले सामने आए तो 9,200 के आंकड़े पार कर गए। इसके साथ ही अगर बात करें हम जम्मू कश्मीर में 127 मामले सामने तो 7,000 के आंकड़े पार कर गए। उड़ीसा में कल 264 मामले हैं, पंजाब में 160 है, केरला में 118 है, उत्तराखंड में 32 है, छत्तीसगढ़ में 84 है, झारखंड में 25 है, त्रिपुरा में 12 है, गोवा में 70 मामले सामने आए, मणिपुर में 93 मामले, लद्दाख में 3, हिमाचल प्रदेश में 22, पुदुचेरी में 29, चंडीगढ़ में 3, नागालैंड में 28 मामले। तो ये राज्य दर राज्य आंकड़े हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर, गलवान घाटी में ऑरेंज अलर्ट पर भारतीय सेना चीन को तबाह करने के लिए एयर मिसाइल सिस्टम तैनात। जी हाँ, आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की हिमाकत के बाद उपजे तनाव के बीच अब भारतीय सेनाओं ने जमीनी ने हवा में भी उसने घुटने टेकने को मजबूर करने पर जाल बिछा दिया है। पूर्वी लद्दाख में भारतीय वायुसेना और थल सेना ऑरेंज अलर्ट पे है। इतना ही नहीं, दुश्मन के विमान तबाह करने के लिए एक क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी तैनात कर दिया गया है। वायुसेना के आधुनिक रडार दुश्मन के विमानों को उसके बेस पर ही निगरानी रख सकेंगे। पूर्वी लद्दाख में चीन के मुकाबले भारतीय सेनाएं पूरी तरीके से तैयार हैं। एक और तोपखाना ज़रूरत पड़ने पर सटीक वार करने को मुस्तैद है, तो भारतीय वायुसेना भी हवाई हमले को नाकाम करने में सक्षम है। सैन्य सूत्रों के अनुसार दोनों भारतीय सेनाओं ने तोपों और मिसाइलों की तैनाती करने के साथ ही पूर्वी लद्दाख में गत दिनों अपने मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम को भी मजबूत किया है। इसके अलावा भी नए उपकरणों को शामिल करने का भी सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि जो सबसे बड़ी खबर निकल के आई है, वायुसेना की तरफ से चौंकाने वाला बयान निकल गया है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से हमें आदेश मिला है कि 8 मिनट में चीन पर हमला करने के लिए तैयार रहना है। यानी क्विक रिएक्शन का मतलब कोई भी अगर आदेश दिए जाएँ तो 8 मिनट के अंदर चीन के फाइटर जेट हों या फिर चीनी सेनाओं को 8 मिनट के अंदर तबाह करने का आदेश जारी किया गया। तो ये अपने आप में अब तक का सबसे बड़ा ऑरेंज अलर्ट घोषित कर दिया गया।
हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। चीन से जारी तनाव के बीच पूरे कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोगों को 2 माह के लिए एलपीजी भंडारण के आदेश दे दिए गए। जी हाँ, आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर तनाव के बीच प्रशासन ने कश्मीर में सभी तेल कंपनियों को आदेश दिया है कि वो कम से कम 2 महीने के लिए एलपीजी का भंडारण सुनिश्चित कर लें। वहीं एक और आदेश में गांदरबल के कुछ स्कूलों को सुरक्षा बलों को ठहराने के लिए प्रशासन को सौंपने को भी कहा गया है। जम्मू कश्मीर का गांदरबल जिला लद्दाख के कारगिल जिले में लगता है। हालांकि प्रशासन ने इसके पीछे अमरनाथ यात्रा और मानसून की बारिश से पहले की तैयारियों का हवाला दिया है, लेकिन इन आदेशों से लोगों के कान खड़े कर दिए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इन आदेशों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। पहला आदेश खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कश्मीर संभाग के निदेशक ने जारी किया है, जिसमें उन्होंने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के राज्य समन्वय कोऑर्डिनेटर से 23 जून को उपराज्यपाल GC मुर्मू के सलाहकार के साथ हुई बैठक में हवाला देते हुए कश्मीर घाटी में LPG की सप्लाई को सुनिश्चित करने का कहा गया है। तो इससे आपको बता दें कि वहां पर तेजी के साथ सरगर्मियां हो गई हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। नेपाली वायरस के खिलाफ नाकामी की वजह से खतरे में कुर्सी। नेपाल के PM KP ओली ने कहा, भारत रच रहा हमारे खिलाफ साजिश। जी हाँ, कुशासन, भ्रष्टाचार, कोरोना से निपटने में नाकामी और तानाशाही रवैये की वजह से जनता के साथ पार्टी का भी विश्वास खो चुके नेपाल के PM KP शर्मा ओली ने हाथ से छूट रही सत्ता के लिए भारत पर भड़ास निकाली है। KP शर्मा ओली ने कहा है कि उनकी कुर्सी छीनने के लिए नई दिल्ली और काठमांडू में साजिश रची जा रही है। उन्होंने इसके लिए नक्शा विवाद को वजह बताया है। हालांकि सच्चाई ये है कि चीन के बेहद करीबी ओली के लिए चीन से आया वायरस ही कुर्सी के गिराने का वाला सबसे बड़ा कारण बन गया है। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में अल्पमत में आ चुके KP ने रविवार को एक कार्यक्रम में कहा है कि देश का नया नक्शा जारी करने और संसद में इसे पास कराने की वजह से मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। बुद्धिजीवियों की चर्चा, नई दिल्ली से मीडिया रिपोर्ट, दूतावास की गतिविधियों और काठमांडू के अलग अलग होटलों में चल रही बैठकों से ये समझना मुश्किल नहीं है कि किस तरीके से लोग मुझे हटाने के लिए खुलकर एक्टिव हो गए हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। इस तरीके की बातें उन्होंने कही। हालांकि आपको बता दें, कभी भी सरकार गिर सकती है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान की नई चाल, गिलगित बल्टिस्तान में 18 अगस्त को कराएगा चुनाव। जी हाँ, पाकिस्तान सरकार ने गिलगित बल्टिस्तान में आम चुनाव की घोषणा कर दी है। पाकिस्तान 18 अगस्त को गिलगित बल्टिस्तान में आम चुनाव आयोजित करेगा। सरकार ने पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्षेत्र में चुनाव कराने की अनुमति देने के बाद ये घोषणा की। हालांकि भारत इसको लेकर कड़ा विरोध जाहिर किया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल को सरकार को क्षेत्र में आम चुनाव कराने के लिए 2018 प्रशासनिक आदेश में संशोधन करने की अनुमति दी थी। राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी बयान के अनुसार राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने शनिवार को गिलगित बल्टिस्तान में 18 अगस्त 2020 को विधानसभा चुनाव कराने को मंजूरी दे दी है। तो ये एक बड़ी खबर, इसको भारत ने पूरी तरीके से चेतावनी भी पाकिस्तान को दे डाली है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें, बहुत हुआ बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहाँ पर नेपाल से तो ये बड़ी खबर आई, लेकिन इस बीच चीन को बड़ा झटका लगा। भारत से तनाव के बीच चीन POK में बड़ा झटका, अरबों डॉलर का प्रोजेक्ट अटक गया। जी हाँ, दरअसल बॉर्डर पर भारत से तनाव के बीच चीन को बड़ा झटका लगा। चीन की अरबों डॉलर वाली महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI परियोजना के तहत चलने वाली अधिकतर परियोजनाएं कोरोना वायरस संक्रमण के कारण आंशिक रूप से या पूरी तरीके से प्रभावित हुई हैं। एक चीनी अधिकारी ने यह जानकारी दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जो परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं उनमें से 60 अरब अमेरिकी डॉलर वाली CPEC भी शामिल है। विदेश मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मामलों के विभाग के महानिदेशक वांग लियालोंग के मुताबिक चीन के वैश्विक प्रभाव को और विस्तार देने के लिए एशिया, अफ्रीका और यूरोप में कारोबार और निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य वाली BRI की परियोजनाओं का करीब 5वां हिस्सा महामारी से बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में वांग को उद्धृत करते हुए कहा है कि करीब 40% परियोजनाएं बुरी तरीके से प्रभावित हुई हैं और 30 से 40% परियोजनाओं पर कुछ असर पड़ा है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मिला मध्य प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार। जी हाँ, यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
राष्ट्रपति की ओर से आनंदीबेन को ये जिम्मेदारी तब दी गई है जब स्वास्थ्य कारणों से मध्य प्रदेश के 85 वर्षीय राज्यपाल लालजी टंडन छुट्टी पर हैं। गौरतलब है कि लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की हालत 2 दिन पहले ही नाजुक बनी हुई है। उन्हें इलेक्टिव वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। निदेशक वेदांता हॉस्पिटल लखनऊ राकेश कपूर ने राज्यपाल के हालात को गंभीर बताया था। उनके लीवर में दिक्कत पाए जाने पर सीटी गाइडेड प्रोजनरी किया गया है। मालूम हो कि राज्यपाल लालजी टंडन का कोरोना टेस्ट भी करवाया गया था, जांच नेगेटिव आई है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि मणिपुर में 15 दिन के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन, 1 जुलाई से होगा लागू। जी हाँ, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मणिपुर सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया है। रविवार को मुख्यमंत्री एस बीरेन सिंह ने ऐलान किया है कि राज्य में अगले 15 दिनों तक लॉकडाउन लगाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मणिपुर में कोरोना 1092 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 660 एक्टिव केस हैं। राज्य में 432 लोगों को इलाज के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। मणिपुर के अलावा इससे पहले झारखंड और पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। झारखंड में लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने इसका भी ऐलान किया। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। चीनी पार्टनर होने के चलते बिहार सरकार ने 2 ठेकेदारों पर रद्द किया टेंडर, मंत्री ने किया ऐलान। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार के लाइफलाइन कहे जाने वाले महात्मा गांधी सेतु के समानांतर नए पुल के निर्माण के लिए 2 ठेकेदारों का टेंडर रद्द कर दिया गया है। बिहार सरकार ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इन दोनों के साझेदारी चाइनीज से थे। सरकार ने इसके लिए फिर से आवेदन मांगे। राज्य के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा है कि 4 में से 2 ठेकेदार जिन्हें महात्मा गांधी सेतु के समानांतर एक नए पुल के निर्माण के लिए चुना गया था, उनके चीनी साझेदार थे। हमने उन्हें अपने साथी बदलने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए हमने उनके टेंडर रद्द कर दिए। हमने फिर से भी आवेदन मांगे। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। राम मंदिर निर्माण के लिए पीएम मोदी करे भूमि पूजन, जल्द भेजेंगे निमंत्रण, ट्रस्ट का ऐलान। जी हाँ, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नित्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का निमंत्रण भेजेंगे। महंत कमल नयन दास के मुताबिक वो जल्द ही पीएम मोदी को इस संबंध में निमंत्रण पत्र भेजने वाले हैं। महंत कमल नयन दास ने कहा है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नित्य गोपाल दास सोमवार या मंगलवार को पीएम मोदी को निमंत्रण पत्र भेजेंगे। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि बाबा रामदेव की कोरोनिल के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर, राजस्थान में बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना वायरस की कथित दवा कोरोनिल की लॉन्चिंग के बाद से बाबा रामदेव उनकी कंपनी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। जयपुर की ज्योति नगर थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद अब राजस्थान हाई कोर्ट में कोरोनिल दवा के प्रचार और बिक्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर हुई है। वकील एसके सिंह की तरफ से दाखिल की गई इस याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है। हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि कोरोनिल दवा के ट्रायल में नियमों की अनदेखी की गई है। ट्रायल से पहले आधिकारिक अनुमति नहीं लेने की विवाद सामने आ रही है। ऐसे में जब तक कोरोनिल दवा को लेकर लाइसेंस सहित अन्य औपचारिकताएं पूरी नहीं कर ली जाती हैं, तब तक राजस्थान में दवा के प्रचार और बिक्री पर पूरी तरीके से रोक लगाई जाए। तो ये बाबा रामदेव को लेकर बड़ी खबर आई है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। कांग्रेस ने की टिड्डी दल हमले को प्राकृतिक आपदा घोषित करने की मांग। जी हाँ, दरअसल कांग्रेस ने कहा है कि टिड्डी दल करीब 2.5 माह से लगातार हमला करके किसानों की फसल चौपट कर रहे हैं और इस हमले का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए सरकार को तत्काल इसे प्राकृतिक आपदा घोषित करनी चाहिए। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सुरजेवाला ने रविवार को जारी एक बयान में कहा कि टिड्डी दल दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टिड्डी दल ने हमला बोल चुका है। तो ये उनका ये मांग। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं दोस्तों, आपको बता दें कि 1 करोड़ के आंकड़े पार कर गए हैं। जी हाँ, 1 करोड़ 12 लाख कन्फर्म केसेस कोविड-19 के मरीज हो चुके हैं। मृतकों की संख्या की बात करें तो 4,99,000 यानी 5 लाख के करीब मामले आ चुके हैं। यूनाइटेड स्टेट में 25,60,000 के करीब लोगों मामला संक्रमित हो चुके हैं। मृतकों की संख्या 1,27,000 को पार कर गई है। ब्राज़ील में 13,15,000 कन्फर्म केसेज हैं, तो वहीं 57,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। इस बीच रसिया में 6,34,000 कन्फर्म केसेज हैं, तो 9,000 के करीब लोगों की मौत हो गई। इंडिया में 5,28,000 कन्फर्म केसेस, तो 16,000 के करीब लोगों की मौत हो गई। यूनाइटेड किंगडम में 3,10,000 कन्फर्म केसेस, तो वहीं 43,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। तो दुनिया भर में आंकड़े तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। फिलहाल अगर हम बात करें स्वस्थ होने वाले के आंकड़ों के, तो अब तक दोस्तों
1 करोड़ में 50 लाख लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। जी हाँ, 50,77,000 लोग लगभग स्वस्थ हो चुके हैं और 5 लाख के करीब मौतें हो चुकी हैं। अगर अभी एक्टिव केस की बात करें तो 40 से 45 लोग अभी एक्टिव हैं। ये हालात है दुनिया भर के। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।